Hello friends, welcome to all on Aduco Gravity Study Channel. I hope you all doing well. फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशन का जो हाल ही में आपको देखने में आया है न्यूज में कि जो प्रेसिडेंट है ईरान के हेड ऑफ स्टेट जिन्हें कहा जाता है इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई है। उनके साथ वहां के फॉरेन मिनिस्टर थे प्लस उनके बॉडीगार्ड्स एंड कुछ और भी ब्यूरोक्रेट्स। तो ये एरिया जो ये आपका इंसिडेंट हुआ है वो हुआ है ईरान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड वर्जागन एरिया में। ओके, क्रैश हुआ है इनका हेलीकॉप्टर। कुछ लोगों का कहना है कि जो इनके रावलरी स्टेट है फॉर एग्जांपल अमेरिका और इजराइल उन्होंने कराया है। कुछ का कहना है कि वहां पे वेदर सही नहीं था तो इनका हेलीकॉप्टर का हार्ड लैंडिंग इसलिए यूज किया जाता है जब किसी की कहा जाता है कि जब वहां जिस हेलीकॉप्टर में लोग होते हैं और उनकी डेथ हो जाती है क्रैश में तो उसको हार्ड लैंडिंग यूज किया जाता है उस इंसिडेंट के लिए। ओके, तो हम सभी जानते हैं कि अमेरिका रेवलरी है ईरान का और इजराइल भी। तो ये जो हो सकता है तो ये प्रॉक्सी वॉर हो सकता है क्योंकि ओपनली तो कोई आएगा नहीं स्टेट ऐसा जिम्मेदारी लेने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की उन्होंने किसी स्टेट के हेड को कह सकते हैं कि मरवा दिया है। ओके, तो इसका थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हम देखेंगे कि इजराइल में जो अभी अटैक हुआ था बाय हमास के द्वारा जिसमें कहा जा रहा था कि जो उनका फंडिंग है जो वेपन सप्लाई है वो ईरान ने किया था क्योंकि ईरान और इजराइल बहुत जब से कह सकते हैं कि सबसे पुराना दुश्मनी है इनके बीच चलता है। और ईरान जो है एक शिया बहुमूल्य देश है, मतलब यहाँ पे जो मेजोरिटी है वो इस्लाम का जो शिया सेक्शन है उनका है। ओके, तो इनके बीच बढ़ती नहीं है जूस और जो इजराइल वाले हैं वो जूस हैं। तो जूस और इस्लाम का जो लड़ाई है वो सदियों से चलता आ रहा है सिंस एंशियंट टाइम। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हो गए। एंड तो हमास का जो अटैक था इसराइल पे तो उसमें इसराइल कह सकते हैं कि ईरान का फंडिंग था। ओके, और ईरान बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करता है जो इसराइल के लिए कह सकते हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। ओके, वहां उनके लोगों को मारना प्रॉक्सी वॉर कह सकते हैं। फिर उसको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स को ये एक ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करता है। और फंडिंग का जरिया है आपका वेपन देना, आपका क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी मदद करना। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। तो इस पे इंडिया का क्या कंसर्न है, इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है उसको हम समझेंगे। डिटेल में होगा वीडियो। एंड बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये वीडियो में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉक्सी वॉर करके मरवाया। बट आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि किसने उनको कहाँ पे उनका ये एक्सीडेंट करवाया। एग्जाम में सिंपल पूछता है कि दो देशों के बीच क्या इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है, क्या कंसर्न है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस मैटर पे हम दो देशों के बीच अपने जो रिलेशन है इंडिया का फॉरेन रिलेशन अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इसी को स्टार्ट करते हैं। तो हमने न्यूज में देखा था कि आपका जो ईरान के प्रेसिडेंट है उनका नाम इब्राहिम रईसी है जो कि और कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ और भी ब्यूरोक्रेट्स थे वर फाउंड डेड आवर्स आफ्टर देयर हेलीकॉप्टर क्रैश इन द कंट्री नॉर्थ वेस्टर्न साइड वर्जागन। जो ईरान के सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खेमई जिनका लिनेज कहा जाता है भारत से है, भारत के कश्मीर से है। ओके, said that the first vice president मोहम्मद मुखबिर would take over and as interim president। अब वहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुखबिर वो वहाँ के एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट काम करेंगे जब तक प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जैसे हमारे भारत में प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं ना, जैसे कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, तो वैसे ही वहां के प्रेसिडेंट ईरान के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स को कैबिनेट में अपॉइंट करते हैं। तो जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुखबिर वो काम करेंगे एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट का जब तक कि इनका प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता। और वो किसके अंडर काम करते हैं, जो आपके देश के सुप्रीम लीडर होते हैं, जो इनके रिलीजन के शिया के जो सबसे हेड होंगे, जो रिलीजियस लीडर होते हैं वो सुप्रीम लीडर कहलाते हैं। उनका नाम है अयातुल्ला अली खेमनई। ओके, इनका जो लीनेज है कहा जाता है जो इनके पूर्वज है वो कश्मीर से माइग्रेट होके ईरान गए थे। चलिए आगे देखते हैं इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा है आफ्टर द प्रेसिडेंट डेथ। इंडिया ने अपना ग्रीफ एक्सप्रेस किया है। मोदी जी एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर द डेथ ऑफ ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। और जो इनका जो फाइनल राइट्स होते हैं तो उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी प्रेजेंट थे, वो वहां गए थे। ओके, इंडिया की तरफ से। और वन डे स्टेट मॉर्निंग भी रखा गया
The one-day state mourning will be observed across India on 21st May as a mark of the respect for the Iranian president. तो ये हमारा रिस्पॉन्स रहा, वेरी एमिकेबल, हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। सबसे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ही अपना शोक जताया था, एंड जो भी कह सकते हैं कि एज अ फ्रेंड जो भी हमारा हो सकता है हमने किया। ओके तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव को लेके और इंडिया का फॉरेन पॉलिसी लेके। इंडिया का फॉरेन पॉलिसी ये है कि सबके साथ हमें फ्रेंडशिप लेके चलना है। वेस्टर्न कंट्रीज के जैसे नहीं कि टाइम बिंग के लिए अगर अपना मैटर है तो उसके अपने टाइम के लिए अपने फायदे के लिए फ्रेंडशिप कर लिया, फिर उसके बाद कुछ हो उनका जो भी हो उससे मैटर नहीं करता। लेकिन इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो परमानेंट फ्रेंडशिप की पॉलिसी है। ओके कोई भी टाइम हो, आपने देखा होगा कि किस तरह से टर्की में जब अर्थक्वेक आया था तो किस तरह से इंडिया ने उनको ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ दिया इंस्टेंटली, पूरी दुनिया वेस्टर्न साइड तो देखते रह गई। ओके फिर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपका यूक्रेन में है तो यूक्रेन में भी हमने बहुत सारे भेजे हैं आपके रिलीफ। और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे देखते हैं। अब वहां के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या रोल है, तो देखिए ईरान के जो प्रेसिडेंट होते हैं दे वर्क अंडर द अथॉरिटी ऑफ सुप्रीम लीडर बट इज स्टिल अ पावरफुल फिगर इन ईरान पॉलिटिकल सिस्टम। ओके ही प्लेज अ की रोल इन द हाउ द कंट्री ऑपरेट्स, कंट्री को किस तरह से चलना चाहिए, कंट्री के जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो आपके प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन किसके अंडर में, सुप्रीम लीडर के अंडर में होता है। The president mediates between the legislature, executive और appoints minister and vice presidents. Okay, तो इनका ये काम होता है legislature, executive के बीच में mediator का काम करना, अपने ministers को appoint करना, vice presidents को appoint करना, जो भी आपके judiciary से related आपके matters हो गए उस पे अपना decision लेना, foreign policy को भी देखना, फॉरेन आपके उसमें कमिटीज में जाना, इंटरनेशनल लेवल पे जाना। ओके द प्रेसिडेंट ऑल्सो मेक्स की फॉरेन पॉलिसी, जैसे मैंने बताया फॉरेन पॉलिसी डिसीजन के हेड होते हैं द प्रेसिडेंट। Then President Hassan Rouhani acted with significant authority during the JCPOA negotiation. जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव जो पार्टीज के साथ आपका न्यूक्लियर डील हुआ था जो अमेरिका और ईरान के बीच में था, तो वहां उस टाइम जो हसन रूहानी थे तो उन्होंने एक अपना सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। ओके चलिए आगे देखते हैं। फिर जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ था जिसे हम ईरान न्यूक्लियर डील कहते हैं, वो साइन हुआ था आपका जुलाई 2015 में ईरान और आपके जो वेस्टर्न कंट्रीज है स्पेशली अमेरिका। ओके The agreement limits ईरान न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लिमिट किया था इन एक्सचेंज फॉर सैंक्शन रिलीफ, क्योंकि अमेरिका जो है कहता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा है, ये न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा अगेंस्ट, तो उसके चलते उन्होंने उन पे इकोनॉमी सैंक्शन लगा दिया था। तो जब ये डील हुई तो कुछ आपके सैंक्शंस को रिलीफ दिया गया। द इरानियन प्रेसिडेंट अथॉरिटी इज सुपरसीडेड ओनली इन द इवेंट ऑफ क्लैश बिटवीन हिम एंड द सुप्रीम लीडर। तो अब जब ईरान प्रेसिडेंट की जो अथॉरिटी है वो उसी टाइम आपके सुपरसीड हो सकती है जब ईरान के प्रेसिडेंट और जो सुप्रीम लीडर के बीच कुछ चीजों को लेके लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। फिर द सुप्रीम लीडर इज द कमांडर इन चीफ। अब सुप्रीम लीडर के बारे में जान लेते हैं। जो सुप्रीम लीडर होते हैं अभी कौन है, अयतुल्ला खेमई। तो जो सुप्रीम लीडर है वो क्या है, आपके कमांडर इन चीफ है आर्म फोर्सेस के, एयरफोर्स के, नेवी के और आपके आर्मी के। ओके जैसे हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। एंड द प्रोविजनल हेड ऑफ द थ्री ब्रांचेस ऑफ द स्टेट, जैसे जुडिशरी हो गया, न्यायिक व्यवस्था, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो वो भी बहुत पावरफुल होते हैं सुप्रीम लीडर। अब उसके अंडर ही प्रेसिडेंट जी काम करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट होते हुए क्या क्या मेजर अचीवमेंट्स हुए हैं ईरान में। अमंग रईसी मेजर अचीवमेंट्स वाज द ईरान सऊदी डील हुआ था जो कि किसने कराया था, चाइना का। हम सभी जानते हैं ईरान सऊदी अरेबिया के बीच भी लड़ाई रही है क्योंकि ईरान जो है वो शिया है, शिया सेक्शन का है इस्लाम का, और सऊदी जो है वो सुन्नी सेक्शन का। तो इनका इस मत पे लेके लड़ाई रहा है जो कि एक ईरान सऊदी डील हुआ था, फ्रेंडशिप डील भी कह सकते हैं, जो कि कराया गया था चाइना के द्वारा। It was he who raised the pitch for an axis of resistance. प्रतिशोध कहते हैं ना,
तो इट इज एन अब इन ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि रेसी के टाइम पे इनको बहुत ज्यादा हेल्प किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज एन इनफॉर्मल ईरान लेड पॉलिटिकल मिलिट्री कोलिशन है, जिसमें कि आपके इस्लामिक रेसिस्टेंट इन इराक में जो है उनके अगेंस्ट लड़ना, सीरियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ना, जो आपके लेबनान का हो गया हिजबुल्ला, वो आपका फंडेड है ईरान के द्वारा। यमनी हौतीस जो है वो वहाँ की गवर्नमेंट सिविल वॉर में लड़ाई कर रहे हैं। ओके, फिर फिलिस्तीन ग्रुप इंक्लूडिंग हमास जो है, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो है ईरान इनको फंडिंग करता है फाइनेंशियली भी और वेपन के तौर पे भी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। They aim to enforce its religious ramification of precedence. Ramification का क्या मतलब होता है? देखिए, ramification का मतलब होता है unexpected result of an action or decision. तो अब ये जो इनकी डेथ हुई है उससे अनएक्सपेक्टेड क्या चीजें हुई हैं? तो देखिए, they aim to enforce its religious codes throughout society and they view the revolution as a strong stance against the Western imperialism. अब ये जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका ये वेस्टर्न का बिल्कुल पसंद नहीं करते, वेस्टर्न का जो आपका कल्चर है। तो उनका कहना है कि अगर ये इनके देश में ऐसा फॉलो होता है, डेमोक्रेटिक लेवल पे चीजें आती हैं, तो इनका जो देश है वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड हो जाएगा। और वो इस्लाम से, जो इनका मानना है कि जो इनका लॉ है वो वहाँ के लॉ को इन लोग नहीं मानेंगे। तो इसको एस्टैब्लिश करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्रमोट करते हैं। They have significant support especially from the poorer section of the population. यहाँ पे देखने वाली बात है, poorer section कहा जा रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते, तो उनका वो बहुत वल्नरेबल होते हैं कि ऐसी चीजों के पीछे वो बहुत जल्दी इंक्लाइन हो जाते हैं। ये चाहे किसी भी देश की बात हो सकती है। ओके, ऐसा नहीं है कि सभी वहां पे उनको सपोर्ट कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि जब हमास ने इसराइल पे अटैक किया, एक टेररिस्ट अटैक किया, तो सभी लोग उनको सपोर्ट किए, ये ना, कुछ इसके अगेंस्ट में भी थे जो कि मुस्लिम आपके कह सकते हैं देश से थे। तो इसमें देखा जाता है कि जो आपके पुअर सेक्शन होते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, उनको वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, और जो पॉलिटिकल फिगर्स होते हैं वो इसी पे अपना गेम खेलते हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो गया, चाहे रीजनल लेवल पे हो गया, चाहे इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। तो ये सभी के लिए समझने वाली बात है कि जब आपका सोसाइटी एक एजुकेटेड सोसाइटी होगा, तो ऑब्वियसली वहां पे क्लैशेस जो होंगे आपके रिलीजन के बेस पे कम होंगे। लोग ज्यादा एजुकेट होंगे, समझदार होंगे। समझदार और लिटरेसी दो अलग चीज होती है। लिटरेसी का मतलब होता है कि आप चीजों को पढ़ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन का एजुकेट मतलब होता है कि एक समझदार इंसान का होना। तो दो चीजों में बहुत फर्क होता है। और ये जो सोच है, ये जो छोटी सोच है, यही क्या करती है कि चंद पॉलिटिशियन को बड़ा कर देती है। वही गेम खेलते हैं और जो पुअर सेक्शन वाले सोसाइटी के लोग होते हैं वो उसी में रह जाते हैं। वो अपना ये नहीं सोच सकते कि हमें इकोनॉमिकली ज्यादा अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी में सबको अच्छे से रहना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स हो गए। देन ऑन दी अदर हैंड, अब देखिए, जैसे हमने बताया कि वो एक तरह कट्टर है, वो सपोर्ट करते हैं कि नहीं नहीं, जैसा पहले होता था वैसे ही होना चाहिए। लेकिन एक दूसरे साइड पे रिफॉर्मिस्ट भी है। साइड आर द सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट हु while remaining loyal to the revolution want more flexibility both in domestic and international matters में चाहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के लिए, दे सपोर्ट ग्रेटर राइट्स फॉर वुमेन, वुमेन राइट्स। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि ईरान में एक लड़की ने सर पे अपना, कह सकते, सर नहीं ढका था, तो उसकी पुलिस ने इतनी उसकी पिटाई कर दी थी कि उसकी डेथ हो गई थी, और ये प्रोटेस्ट अक्रॉस द ग्लोब फैल गया था। ओके, तो यहाँ पे यही है कि जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो चाहते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा राइट्स मिले वहाँ की जो विमेन है, स्ट्रेंथनिंग सिविल सोसाइटी को ज्यादा पावर मिले, ह्यूमन राइट्स को सेव किया जा सके। अब जहाँ पे इतना आपको कह सकते हैं कि ऑर्थोडॉक्सी है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात आप नहीं रेज कर सकते हैं। एंड दे ऑल्सो वॉन्ट फ्री इलेक्शंस एंड मोर कंसिलेटरी रिलेशन विद द वेस्ट। और वो चाहते हैं कि वेस्ट से जो उनका रिलेशन है अच्छा हो, वहाँ के लोग घूमने जाए, वहाँ के लोग भी, वेस्टर्न वाले भी इधर घूमने आए, पढ़ने आए, ये वाले इधर वाले वहाँ पढ़ने जाए, अपना काम करें, ये सारी चीजें। इलेक्शन जो है, इलेक्शन ऐसा कहा जाता है कि उधर के एरियाज में इलेक्शन इतना डेमोक्रेटिक लेवल पे नहीं होता है जैसे कि भारत में होता है, और इधर आपके वेस्टर्न देशों में की बात कर लें। ठीक, तो वहाँ के लोगों को मानना है कि एक प्रॉपर इलेक्शन कमीशन जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, ये सारी चीजें।
देन प्रेसिडेंट रईसी वॉज कंसिडर टू बी हार्डलाइनर, ऑब्वियसली ये हार्डलाइनर कंसिडर किए जाते हैं, कट्टर शिया जो स्कॉलर है वो वहां से आते हैं, एंड हैड बीन सीन एज द लाइकली सक्सेसर टू ईरान सुप्रीम लीडर, जो ईरान के अभी प्रेजेंटली सुप्रीम लीडर है अयातोल्ला अली खेमई, उनके ये सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी माने जा रहे थे। ओके, ऑन सक्सेशन, अब देखिए सक्सेशन, अभी प्रेसिडेंट का जो डेथ हो गया है, तो अब इसमें क्या होगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन सक्सीड करता है उनके चेयर पे। अकॉर्डिंग टू ईरान कॉन्स्टिट्यूशन, ईरान के संविधान के अनुसार द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टेक्स ओवर इन केस इन द प्रेसिडेंट डाइज और इन इनकैपेसिटेटेड। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो एज अ इंटरिम प्रेसिडेंट काम करेंगे, अगर आपके प्रेसिडेंट की यहाँ पे किसी कारणवश डेथ हो जाती है और वो कैपेसिटी नहीं है उनका कि अभी वो काम कर सके। ओके, द ऑफिस ऑफ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट अमंग इक्वल्स। दिस इज मोहम्मद मुखबिर, जैसे कि बताया कि ये अब इंटरिम प्रेसिडेंट होंगे, हु वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट रईसी टू द पोस्ट इन अगस्त 21। अब ये रईसी के द्वारा ही अपने फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे अगस्त 2021 में। ओके, और ये बहुत खास है, कहा जाता है कि राइट हैंड है थे ये रईसी जी के, एंड ही विल सर्व एज प्रेसिडेंट अंटिल द इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी हेल्ड विच मस्ट हैपन इन 50 डेज के अंदर ये इलेक्शन वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। तब तक ये जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट के रूप में अपने नेशन का काम जो हो देख रेख करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया का कंसर्न। इंडिया का कंसर्न ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो जितने भी आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनसे हमारा रिलेशन अच्छा रहे। ओके, इंडिया विच कंसिडर ईरान टू बी पार्ट ऑफ इट एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी had been watching Iran dynamics in the region quite closely and cautiously। हम closely भी हैं और सावधानी से भी देख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर देश कैसा है, हमारे साथ कैसा इसका बिहेव है, और जो हमारी दुश्मन देश थे उनके साथ ये कैसा है। ओके, तो इसमें हम क्लोजली और कॉशनली भी अपना रीजन पे देखते हैं इनके डायनामिक्स को। द असेसमेंट इन दिल्ली इज दैट द सुप्रीम लीडर अली खेमई बीइंग द मोस्ट पावरफुल प्लेयर इन द ईरान एस्टेब्लिशमेंट इज अराउंड। ओके, हेंस द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट जी का जो है पॉलिटिकल वैक्यूम कुछ वहां पे क्रिएट नहीं होगा। पॉलिटिकल वैक्यूम उसे कहते हैं जब आपके राजनीति में जो आपका सेंटर हेड होता है तो उसकी जगह पे किसी ने किसी चीज पर कंट्रोल कर लिया हो और किसी ने उसकी जगह अभी तक नहीं ली हो। तो हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो अपना हमें अच्छा ही रिलेशन है ईरान से। ओके, फिर ईरान का कंसर्न, इंडिया का कंसर्न ईरान पे, ईरान एक्टिव सपोर्ट टू सम ऑफ द रीजनल ग्रुप, जैसे कि अभी मैंने बताया हमास को, हिजबुल्ला को, हाउतीज को सपोर्ट करता है, एंड इज सीन टू हैव इम्पैक्टेड द पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। ओके, क्योंकि देखिए तो जी इनको सपोर्ट करता है, इंडिया इन्हें सपोर्ट कहीं नहीं करता। वेस्टर्न साइड ने इनको आतंकी संगठन घोषित कर रखा है पर अभी इंडिया ने घोषित नहीं किया, क्योंकि देखिए हमारा जो है किसी संस्था को इन कह सकते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तब घोषित किया जाता है उसके लिए कुछ आपके प्रोविजंस दिए गए हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। ओके, तो उस प्रोविजंस में ये तीनों अभी नहीं आते हैं, क्योंकि इन लोग कोई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी अभी नहीं देखा गया है कि जो इंडिया के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से, तो अभी तक तो देखा नहीं गया कि इन लोग कोई डायरेक्ट उनकी हेल्प किए हैं, तो इसलिए अभी हमने इन पे कोई ऐसा कुछ नहीं कमेंट किया है। लेकिन हाँ, जो ये अटैक्स करते हैं तो उसको तो हमने ओपनली कहा है कि इट इज अ टेररिस्ट अटैक। ओके, तो इस पे हमारी नजर रहती है कि क्योंकि अगर ये इनको ज्यादा लेवल पे सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली दो देशों के बीच का जो पीस और स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिलेगा उस पे। इंडिया वॉज एक्टिवली एंगेजिंग विथ रईसी रीजन। अब जैसे ईरान से तो हम बहुत पहले से ही अच्छे से रीजन है। तेहरान डिक्लेरेशन हुआ था अटल जी के टाइम में, फॉर्मर हमारे प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, 2001 में तेहरान डिक्लेरेशन हुआ था। ओके, चलिए, तो इन अगस्त 23 में प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी ने
प्रेसिडेंट जो ईरान के है रईसी के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समिट में जब गए थे तो वहां पे साइडलाइन उनसे मीटिंग भी की थी और पर्सनली भी वो बात करते हैं। एज अ रिजल्ट बोथ द कंट्रीज साइन अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑन चाबहार पोर्ट मई 2024। और चाबहार पोर्ट जो अभी बहुत न्यूज में है, जिसपे अमेरिका कह रहा है सैंक्शन लगा देंगे, थोड़ा बहुत सैंक्शन लग भी गया है। चाबहार पोर्ट का भी थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं कि हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ से हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल जाएगा, एक सिंपल टर्म है, ओके। और वहां से जो ईरान की जो आपके लैंड है और जो और भी जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, तो कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से अब पाकिस्तान जो है वो एज अ प्रॉक्सी यूज करता है, उस लैंड को इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है। तो अगर हम वहां पे रहेंगे, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे बनाएंगे, अपने फंड को वहां पे हम इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम नजर रख पाएंगे इन सब चीजों पे, ओके। चलिए आगे देखते हैं। India was actively engaging with Resi region. External Affair Minister जो हमारे ऑनरेबल जयशंकर प्रसाद जी हैं had also engaged with Iranian Foreign Minister Amir that had been key to securing Indian interest. Obviously हमारे सेंट्रल एशिया में बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स रहते हैं जो वहाँ पे बहुत सारा काम करते हैं। हाँ, हमारी लेबर क्लास के लोग भी वहाँ पे जाके बहुत काम करते हैं, तो उनके इंटरेस्ट को देखना ही होगा हमें कि अगर मान लीजिए ईरान किसी ऐसे वॉर में इंगेज हो जाता है, तो क्या कि हमारे इन सिटीजन्स को हम आराम से इवैक्यूएट करा लेते हैं, जो उनकी सिक्योरिटी है उसको हम कंसर्न में रख के अपना काम करते हैं। द लेटेस्ट ऑन वन बीइंग द रिलीज ऑफ इंडियन सेलर, जैसे अभी कहा गया था कि ये जो ईरान के जो नेवी ने एक बोर्ड नहीं कंट्रोल कर लिया था आपका, तो वहां पे इंडियन सेलर्स थे हु वर ऑन द बोर्ड अ शिप दैट वाज सीज्ड बाय इरानियन नेवी, तो उन्होंने उसको आपको इंडिया ने आपका फोन किया बहुत ही कॉर्डिनल लेवल पे, तो उन्होंने रिलीज कर दिया, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इंडिया का फॉरेन पॉलिसी का। फिर while Hezbollah has kept Israel busy, अब देखिए इन लोगों ने अब ईरान की बात आ रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें कंसर्न होना पड़ता है, क्योंकि इसराइल से भी हमारा अच्छा रिलेशन है और ईरान से भी है। लेकिन जब देखिए इसराइल और ईरान, तो इसराइल से हमारा ज्यादा है क्योंकि हम वहां से टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करते हैं, और ईरान से तो हमारा थोड़ा ही लिमिटेड ही आपका ट्रेड चलता है। तो ये हिजबुल्ला को आपका नॉर्दर्न बॉर्डर पे रखते हैं ईरान वाले, वहां से ये आपके इसराइल के अगेंस्ट लड़ाई करवाते हैं। हौतीस जो है आपके रेड सी पे शिप, जो उनका शिप होता है उसको कैप्चर कर लेते हैं, ओके। मैरीटाइम ट्रेड इससे डिस्टर्ब भी होता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो इंडिया के लिए है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। फिर दो कंट्री के बीच का एग्रीमेंट देख लेते हैं। तो टू कंट्रीज हैड साइन अ फ्रेंडशिप ट्रीटी ऑन मार्च 15 1950 में ही हमारा इनका एग्रीमेंट साइन हो गया था। एंड फिर जो हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो ईरान के साथ एक तेहरान डिक्लेरेशन अपना एग्रीमेंट साइन किए थे अप्रैल 2001 में, जिसमें ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजों को लेके एग्रीमेंट हुआ था। However, the relationship was hampered by दिल्ली। थोड़ा सा जो कहते हैं हैम्पर का मतलब होता है प्रॉब्लम आ जाना, तो यहाँ पे हैम्पर्ड हुआ था जब इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे जब सैंक्शन लगा था, तो तब दो देशों के बीच में आपका कुछ प्रॉब्लम्स हर्डल्स देखने को मिले थे। कहीं ना कहीं देखिए ईरान का कहना है कि आप अमेरिका के साथ ट्रेड करो, जो करना है करो, लेकिन जब बात आती है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो इंडिया उस पे कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरफेयर ना करे, बस ईरान का यही एक पॉइंट है, ओके। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू बाय ऑयल सिंस 2018 एंड मैनेज टू गेट वेवर ऑन द चाबहार पोर्ट साइटिंग एक्सेस टू अफगानिस्तान एज द की, जैसे मैंने पहले ही बताया चाबहार पोर्ट के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। तो ये तो रहा इंडिया ईरान का रिलेशन, किस तरह से हमने रिस्पॉन्स किया, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नॉलेज वाले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू वेरी मच।